नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। संविधान के अगले टॉपिक के साथ हम मौजूद हैं और चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान की अगली कड़ी जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा की। तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसके अभिकल्पनाकर्ता के रूप में पिंगली वेंकैया थे। कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। कैसा अनुपात होता है? 3:2 होता है। साथ में आपके इस ध्वज को यानी तिरंगा ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया है। पट्टी के रंग के रूप में अगर बात करें तो इसकी पट्टी का रंग केसरिया रंग है। कौन सा रंग है? केसरिया रंग है इसका। यह भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो साहस बलिदान का प्रतीक है, किसका प्रतीक है? साहस या बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग जो है वो आपका शांति का, सच्चाई का प्रतीक है। हरा कलर यानी ग्रीन कलर उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। चक्र की अगर बात करते हैं तो चक्र का रंग नीला होता है जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं, जो प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। और इसे अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य चिन्ह की अगर बात किया जाए तो आपका राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ है। कौन सा है? अशोक का सिंह स्तंभ भारत का राज्य चिन्ह है जो सारनाथ में मौजूद है। अंकित शब्द आपका सत्यमेव जयते है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा है अंकित शब्द? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसे अगर चिन्ह की बात किया जाए कि आपका राज्य चिन्ह जो है अशोक का सिंह, इसे आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसे आप ध्यान रखेंगे। इसमें सिंहों की संख्या 4 है। साथ में नीचे अंकित चिन्ह में दाएं तरफ बैल है, मध्य में अशोक चक्र है, बाएं तरफ घोड़ा है। तो ये भी आप प्रतीक रूप में ध्यान रखेंगे कि दाएं तरफ बैल, मध्य में अशोक चक्र और बाएं तरफ घोड़ा का चिन्ह अंकित है। राष्ट्रगान की बात कर लेते हैं तो जन गण मन जो गीतांजलि से लिया गया है, यह हमारा राष्ट्रगान है जिसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहे हैं। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रथम गायन के रूप में 27 दिसंबर 1911 को इसका कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रथम गायन किया गया। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 का कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे प्रथम गायन के रूप में गाया गया। गायन जो अवधि है वह 52 सेकंड है, यानी 52 सेकंड के अंदर इसे गाना चाहिए। अगले टॉपिक पर आते हैं, राष्ट्रीय गीत की बात कर लेते हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसे आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता की अगर बात किया जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। 24 जनवरी 1950 को इसे भी अपनाया गया है और प्रथम गायन इसका 1896 में हुआ था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम गायन 1896 में हुआ है, जबकि राष्ट्रीय गान का प्रथम गायन 1911 में हुआ है। राष्ट्रीय पंचांग की बात करते हैं तो यह शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ। इसे अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। तो आप सभी याद रखेंगे, राष्ट्रीय पंचांग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है, जिसमें प्रथम माह चैत्र दिया हुआ है और अंतिम माह फाल्गुन दिया हुआ है। ठीक है, प्रथम महीना चैत्र का होता है, चैत्र, आषाढ़, सावन, भादो,
इस प्रकार से अंतिम माह फाल्गुन का दिया गया है। राष्ट्रीय पशु की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, इसे आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करते हैं तो बरगद है, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा। राष्ट्रीय पुष्प की बात किया जाए तो कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो रुपया है। राष्ट्रीय फल आपका आम है, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी के रूप में है। और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसे गंगेटिक डॉल्फिन भी कहा जाता है, जो गंगा में खास करके यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के रीजन में मिलती है, गंगेटिक डॉल्फिन। याद रखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। ये भी आप सभी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय दिवस और त्योहारों की बात किया जाए तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। वर्ष 2008 में इसे आपका राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। कुछ अन्य चीजें देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय की बात कर लें तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज में, इलाहाबाद में मौजूद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो यह चेन्नई में मौजूद है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रमुख रियासतें भारत में विलय की अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय 26 सितंबर 1947 को विलय पत्र के द्वारा हुआ। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था हैदराबाद की कार्रवाई को, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद अगर बात करें तो आपका जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा फरवरी में ही आ गया 48 में। और हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया भारत में। भाग और विषय की बात कर लेते हैं तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 का प्रावधान है। भाग 3 मूल अधिकार है, 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51 तक। भाग 4 का मूल कर्तव्य है, 51 का में। भाग 5 संघ का प्रावधान है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो 5 प्रमुख अध्याय दिए गए हैं। उन अध्यायों पर बात करें, अध्याय 1 कार्यपालिका 52 से 78 तक, अध्याय 2 संसद 79 से 122 तक, अध्याय 3 राष्ट्रपति के विधायी अधिकार 123 में दिया हुआ है, यानी अध्यादेश है। अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका है 124 से 147 तक। अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है 148 से 151 तक, ये ध्यान रखेंगे। भाग 6 में राज्य का प्रावधान है 152 से लेकर के 237 तक, जिसमें अध्याय 1 में सामान्य जानकारी है, अध्याय 2 में कार्यपालिका है, अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल, अध्याय 4 में राज्यपाल के विधायी अधिकार दिए हुए हैं 213 में। अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है 214 से लेकर के 232 तक। साथ में यहाँ भी ध्यान रखिएगा, अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है 168 से लेकर 212 तक। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय है 233 से लेकर के 237 तक। भाग 7 की अगर बात करते हैं तो भाग 7 का निरीक्षण किया जा चुका है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 अड़ा तक। भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है, 243 ता से लेकर के 243 या 6 तक। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं,
भाग 9 ख में सहकारी समितियों का प्रावधान है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है, जो आर्टिकल 244 से शुरू होता है, 244 क तक है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान है, आर्टिकल 245 से शुरू होता है, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। इसमें अध्याय 1 में वित्त, अध्याय 2 में उधार, अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है, जो 300 क में दिया हुआ है आर्टिकल में। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का प्रावधान किया गया है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवा से संबंधित है, जो 308 से 323 तक है, जिसमें सेवाएं हैं। लोक सेवा आयोग है 315 से 323 तक। भाग 14 का यानी 14 का में अधिकरण का प्रावधान है। भाग 15 निर्वाचन है, जो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 का तक है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करता है, आर्टिकल 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा का प्रावधान करता है, 343 से 351 तक, जिसमें संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। भाग 4 विशेष निर्देश देता है। भाग 18 आपका आपात उपबंध का प्रावधान करता है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक। भाग 19 में मिसलेनियस चीजें दी हुई हैं, प्रकीर्ण है। भाग 20 संविधान संशोधन है, 368 अनुच्छेद है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम का प्रावधान है, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक है। तो ये संविधान के भाग रहे। इसके बाद भाषाई आयोग और समितियों की अगर बात करते हैं, तो भाषाई प्रांत आयोग की अगर बात किया जाए तो इसका गठन जून 1948 में किया गया, जो एस के धर की अध्यक्षता में किया गया। भाषाई प्रांत आयोग इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी। इसने ये अनुशंसा की कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का प्रस्ताव एस के धर आयोग ने ठुकरा दिया। इसके बाद जेवीपी समिति की बात करते हैं। दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ, जिसमें सदस्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। जेवीपी समिति इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और अनुशंसा की कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, उसे अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम आता है, जिसका गठन वर्ष 1953 में हुआ। फजल अली इसके अध्यक्ष बने। सदस्य के रूप में के एम पणिक्कर एवं एच एन कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू थे। इसने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। याद रखना है 53 में गठन होता है, 55 में रिपोर्ट सौंपी। इसने अनुशंसा की कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की, और खास करके इसके बाद अगर बात करें तात्कालिक गठन के रूप में, पुट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मौत होती है। इसके कारण 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य गठित किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश होता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य होता है। विशेषता के रूप में भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य बना, जिसका आगे चल करके 2 जून 2014 को विभाजन हुआ और तेलंगाना इससे अलग हो गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 राज्य हो गए वर्तमान में। विभिन्न राज्यों के गठन की तिथि की अगर बात किया जाए, तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। सिक्किम 16 मई 1975 को गठित हुआ। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को गठित हुआ। मेघालय 21 जनवरी 1972 को गठित हुआ। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को गठित हुआ। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को गठित हुआ। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों राज्य एक ही दिन गठित होते हैं। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, 21 जनवरी 1972 को।
इसके बाद बात करते हैं आपके तो सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को, मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को। तो याद रखना है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को गठित हुए। गोवा का गठन 1987 में हुआ, लेकिन डेट चेंज है 30 मई 1987 को। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड गठित होता है। तेलंगाना के गठन की अगर बात किया जाए तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य गठित हुआ। ये भी आप सभी ध्यान रखेंगे। नागरिकता के बारे में प्रावधान की अगर बात किया जाए तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में 2 तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। विदेशों में भी मित्र हैं और शत्रु हैं, जो कैटेगरी के रूप में डिवाइड किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालें। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि हमारे यहाँ संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है, उसे लागू कर सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया संसद द्वारा, जिसमें नागरिकता के प्रावधान किए गए। साथ ही अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के तहत अधिकार प्राप्त हैं केवल आपके नागरिकों को, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30 के अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। यानी आपके शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो गया, यानी माइनॉरिटीज का अधिकार हो गया। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि भेद की बात किया जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें 16 में दिया गया है। 19 में अगर बात करें तो 19 में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात किया गया है। वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी दी गई। तो ये सभी केवल आपके नागरिकों को प्राप्त हैं, जो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका में। भारत में जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता आप रखते हैं, लेकिन अमेरिका में केवल आप जन्म से ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी अगर आपका जन्म वहां हुआ है तभी आप वहां राष्ट्रपति बन सकते हैं। दोहरी नागरिकता की बात किया जाए तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। राज्यों के लिए अलग नागरिकता है, देश की अलग नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, केवल देश की नागरिकता है, किसी भी राज्य की नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संबंधित तथ्यों पर एक नजर डालें। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध अनुच्छेद 6 में किया गया है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 में है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के प्रावधान 8 में है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान किया गया है। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समाप्त होना। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब नागरिकता की प्राप्ति एवं अंत की बात करें तो भारतीय नागरिकता का आधार जन्म से, वंश परंपरा से, अर्जित भूमि के समामेलन से, देशीकरण से और पंजीकरण से, इन 5 विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किस किस आधार पर? फिर से सुनिए, जन्म से, वंश परंपरा से, अर्जित भूमि के मिलाने से, देशीकरण से और पंजीकरण से। भारतीय नागरिकता किस प्रकार से समाप्त हो जाएगी आपकी? यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, नागरिकता त्यागने पर समाप्त हो जाएगी, या सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर आपकी
तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा वंचित करने पर भी आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। परीक्षा उपयोगी दृष्टि की डाल लेते हैं। भारत में नागरिकता से संबंधित कानून संसद बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। भारतीय संविधान नागरिकता का प्रदान करता है, लेकिन एक एकल नागरिकता है, केवल देश की नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है, राज्य की और देश की। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में व्यतीत करना होगा कम से कम 7 वर्ष। ध्यान रखेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो 10 जनवरी 2020 से यह लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता देने की बात की जा रही है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को। कहाँ के? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों में शामिल हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। यह भी ध्यान रखेंगे आप। महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालें तो संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संख्या की अगर बात किया जाए तो 20 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या थी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अधिकारों की अगर बात किया जाए, अब मूल अधिकार शुरू करते हैं। आपके संविधान में मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका प्रावधान है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में मौलिक अधिकारों की सुरक्षित रखने के प्रावधान है। इसके बाद 6 प्रकार के वर्तमान में आपके मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, यानी आपके संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? पहला है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे। यानी आपके 6 प्रकार के अधिकार हैं। समता का या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मूल अधिकारों को अपनाया गया है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में लिया गया है यूएसए के संविधान से। भाग अगर देखा जाए तो याद रखना है कि संविधान में इसका उल्लेख भाग 3 में है। कहाँ है? भाग 3 में इसका उल्लेख है, प्रावधान है। भाग 2 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। भाग 3 में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों पर अगर बात किया जाए तो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या देखते हैं। समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मूल अधिकारों पर एक नजर डालते हैं। अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहा जाता है। मेनका गांधीवाद 1978 संबंधित है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के विस्तार की बात किया गया है 1978 में। मेनका गांधीवाद में सिखों द्वारा कृपण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये भी ध्यान रखें, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं 5 प्रकार की रिट के द्वारा। नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 21 का अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23,
24, 25, 26, 27 और 28 ये सभी मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं जो हमारे देश में आकर के रहते हैं। समता के अधिकार की बात किया जाए तो अनुच्छेद 14 करता है विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ये भी आप सभी ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध कुछ दशाओं में संरक्षण से संबंधित प्रावधान करता है। ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए तो 19 के 1 के क में या ए में दिया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19 1 के ख में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ग में दिया है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ में है राज्य क्षेत्र में सभी जगह आने जाने की स्वतंत्रता। अंगा में है राज्य के किसी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। और छ में है वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से ये 6 स्वतंत्रताएं आपके संविधान के आर्टिकल 19 में दी गई हैं जो केवल देश के नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 21 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 21 गोविंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अनुच्छेद 19 1 डी में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वतवाद संचरण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है यानी राइट टू प्राइवेसी का मामला होता है। तो राइट टू प्राइवेसी या आपके निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा किसी प्रकार से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। प्रमुख संबंधित वाद की अगर बात करें तो एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978, जिसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। इसी के द्वारा यह कहा गया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी प्रकार से अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा, इवन इमरजेंसी या आपातकाल के समय में भी इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अन्य प्रमुख अधिकार की बात किया जाए तो शीघ्र विचारण का अधिकार है, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार आपको प्राप्त है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अवसर अधिकार है, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है। प्रमुख अधिकारों में इसी के साथ अगर देखा जाए तो जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 19 व 21 के तहत है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का अधिकार शामिल है। गैर सरकारी संगठन कॉमन काज की याचिका पर निर्णय आदि से संबंधित यह सारा मामला है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। जीवन रक्षा के अधिकार की अगर बात किया जाए, निजता का अधिकार, महिलाओं का शालीनता तथा गरिमा से जीने का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता देने का अधिकार प्राप्त है, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार आपको प्राप्त है। आर्टिकल 21 में ही विदेश यात्रा का अधिकार है, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सारे अधिकार यहीं पर आप मिले हुए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। अब भाग 4 के अनुच्छेद 45 से संबंधित अगर बात किया जाए तो 6 से 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, जो आगे चल करके 86वां संवैधानिक संशोधन नियम 2002 के द्वारा इसे अनुच्छेद 21 के क में रखा गया और राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, तो ये प्रावधान कर दिया गया। और आर्टिकल 45 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष रूप से
राज्य किसी न किसी तरीके आर्टिकल 45 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 6 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए राज्य हर प्रकार से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा और उनके जीवन की सुरक्षा आदि की व्यवस्था करेगी, जिसके लिए उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अनुच्छेद 51 क की बात किया जाए तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दिया गया है जो यूएसएसआर यानी रशिया के संविधान से लिया गया है। इसे डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में जोड़ा गया। यह हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को, चाहे वह उसके माता पिता या अभिभावक हों, 6 से 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो ये सारा प्रावधान भी आपका आर्टिकल 51 क में दिया गया है। तो यानी शिक्षा के अधिकार की बात आपके 51 क में के ट में दिया गया है और साथ में अगर बात किया जाए तो 21 के क में है और अनुच्छेद 45 में भी शिक्षा की बात की जाती है। संपत्ति के अधिकार की अगर बात करें तो पहले की स्थिति में यह मूल अधिकार था जिसे 19(1) च में दिया गया था और 31 में दिया गया था, जिसे आगे चल करके वर्तमान स्थिति में केवल संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं रखा गया, वर्तमान में वह विधिक या कानूनी अधिकार बन चुका है और आपका आर्टिकल 300A में यानी अनुच्छेद 300 क में इसका उल्लेख किया गया है। इसका प्रावधान आपके मौलिक अधिकारों से हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और इसे केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में आपका संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये भी ध्यान रखें, जो आर्टिकल 300A में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकारों की बात किया जाए तो अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के पाबंदी की बात करता है। 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों आदि में नियोजन के प्रतिषेध की बात किया जाता है, उनके वहां पर कार्य करने की सुरक्षा की बात की जाती है जिससे उनके जीवन को नुकसान न पहुंचे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करें तो अनुच्छेद 25 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है उन्हें। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में उन्हें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर आदि के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। याद रखेंगे, एक बार फिर से सुनिए, धार्मिक स्वतंत्रता में 25 अनुच्छेद 25 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की, मैनेजमेंट करने की आजादी है। 27 कहता है कि टैक्स आदि से छूट है। 28 कहता है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी के अंतर्गत कुछ अन्य बातें भी गई हैं कि राज्य की शिक्षा संस्थाओं में किसी भी प्रकार से राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये भी आप सभी ध्यान रखेंगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें अनुच्छेद 29 और 30 में है। 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी उनके हितों के संरक्षण की बात किया गया है, उनकी अपनी भाषा लिपि आदि की बात किया गया है। 30 में अगर बात करें तो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी लिपि भाषा और अन्य सारी चीजों को सुरक्षा देने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। ये सारे अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। इसके बाद आपातकाल की अगर बात किया जाए तो मूल अधिकारों के निलंबन पर अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, अनुच्छेद 358 कहता है, जबकि अनुच्छेद 359 कहता है अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाएंगे। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी लगाई गई है। 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी है, यानी 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली रीट की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। कौन कौन सी?
बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध रिट आपके सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी की जाती है, जिसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में जाना जाता है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा के रूप में भी कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा उन्होंने कहा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचे या आधारभूत ढांचे का जो बात कही, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही, वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 बाद में कहा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को निहित माना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 23 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्युक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल हैं बौद्ध, जैन एवं सिख। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया 1976 में। इस प्रकार से ये आज की महत्वपूर्ण कक्षा रही। अगले सेक्शन के साथ जल्दी ही मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों। नए सेगमेंट के साथ शीघ्र ही आप सभी से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।